नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। क्लास 12 2025 को टारगेट करने वाले आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 18, इसमें आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समअवयवता। अब चूंकि ये तो 11th का टॉपिक है, लेकिन हमें क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, तो इसीलिए इसका यूज डायरेक्ट होता है। तो आपको इसलिए टॉपिक ये पढ़ना है ताकि यहां से आने वाला 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, और साथ ही साथ अगर कहीं से भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, जैसे कि 2 नंबर में पूछ देगी पोजीशन आइसोमर से क्या समझते हैं, मेटामर से आप क्या समझते हैं, तो भी अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वो वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको बता दे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म यानी कि समअवयवता क्या होता है। अब देखिए, आइसोमेरिज्म जो वर्ड है इसको 2 भागों में बांटिए। आइसोमर को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है फॉर्मूला। मतलब कि वैसे रासायनिक यौगिक जिनका फॉर्मूला एक जैसा हो, लेकिन उनका संरचना, उनका रासायनिक गुण ये सब अलग अलग हो, तो उसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है, और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीजें हमें क्लास 9th 10th में भी केमिस्ट्री में बता दिया जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या है। बेसिकली यहाँ पे हमें बताया जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टीरियो केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बताया जाएगा, और वो भी इसमें से हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमें बिहार बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको टॉटोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। टॉटोमेरिज्म चूंकि एक अच्छा खासा टॉपिक है, लेकिन बिहार बोर्ड में मैं इस टॉटोमेरिज्म के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, साइड से आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। तो चूंकि टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूरा क्वेश्चन में उठा लीजिए। इसमें से हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है, और ना ही आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर। ठीक है। उसके बाद ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल को फिर 2 भागों में बांटा गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इजेड सिस्टम होता है, सिस ट्रांस होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आरएस सिस्टम होता है। तो ये सब ये अलग की बात होती है, और ये अलग की बात होती है। इसके लिए फिर अलग में डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने और लिखने में बहुत होता है। हैलोएल्केन एंड हैलोरीन में एक रिएक्शन है SN1 एंड SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला और दूसरा, ये दोनों रिएक्शन को समझाने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। तो अगर ये चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल अभी आपको इस चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसका स्ट्रक्चर या जिसको कनेक्टिविटी बोलते हैं वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कि आणविक सूत्र एक जैसा हो, बट उसका कनेक्टिविटी या उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समअवयवता कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर कहने का मतलब होता है कि देखिए, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या एक जैसा हो। कहने का मतलब है कि इसका जो पेरेंट चेन या मेन चेन हो वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी में पेरेंट चेन 5 है, तो बगल वाला जो कंपाउंड होगा उसमें भी पेरेंट चेन 5 ही होना चाहिए, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है वो अलग अलग होना चाहिए। फिर से आप समझिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखिए नाम है पोजीशन। तो इस पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि हम जो पेरेंट चेन या मेन चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, बट उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, और साथ ही साथ उसका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो सब अलग अलग पोजीशन पर लगा होना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक एल्कोहल लिया और यहाँ पर मैंने एक एल्कोहल लिया। अगर इसका आप आणविक सूत्र लिखिएगा तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, इसके पास
एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और फिर 2 हाइड्रोजन, इसके पास हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 9, और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। तो C5 कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, उसके बाद हाइड्रोजन 3 और 3 1 4, 4 2 6 और 6 2 8, 8 3 11 है। हाइड्रोजन की संख्या 11 हो जाएगा और OH हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो अल्कोहल लिया है उसका फॉर्मूला है C5H11OH। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो आप इसको क्या कहिएगा, मेन चेन कहिएगा। दिस इज मेन चेन, या तो इसको पेरेंट चेन भी कर सकते हैं। अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग इसमें स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अब उसी प्रकार से जब हम इसमें आएंगे तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा 3 2 1 2 और यहां से 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, यानी कि C5H11OH। आणविक सूत्र बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग अलग है। तो आणविक सूत्र एक जैसा, संरचना सूत्र अलग अलग थे, तो आइसोमरिज्म को शो करेगा, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शो करेगा। बट हमें इसमें देखना है कि स्ट्रक्चरल में कौन सा। तो चूंकि ये पोजिशनल बताया गया है, तो इसमें देखिए नंबरिंग करने के बाद एल्कोहल ग्रुप, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, नंबरिंग करने के बाद इसमें जो OH है वो दूसरे नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है। और इसमें अगर नंबरिंग कीजिएगा तो इसमें नंबरिंग करने के बाद देखिए कैसे नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट राइट नंबरिंग कीजिए या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए, बोथ आर सेम। तो इस केस में ये जो एल्कोहल ग्रुप है वो तीसरे नंबर कार्बन पर है, और इस केस में एल्कोहल ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन पे है। तो चूंकि यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड को पोजिशनल आइसोमरिज्म कहा जाएगा। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखिएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। और अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और मेन चेन में 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। या बहुत ऐसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें हम हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज नहीं करके हम OL लगा देंगे। तो चूंकि यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। सफिक्स मतलब कि OH है तो जब सफिक्स के रूप में यूज होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो इसका नाम कुछ और होगा। तो सेम मतलब कि सेम 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन मतलब कि पेंट लिख देंगे PENTANE, ठीक है। यहां से E को हम हटा देते हैं, फिर बाद में बता देंगे E को क्यों हटाए हैं। और चूंकि OH ग्रुप है तीसरा नंबर कार्बन पर, यहां पर लिखेंगे 3 और OH के बदला में आता है OL, तो पेंटेन 3OL। और चूंकि यहाँ पर जो E है और यहाँ पर जो O है वो दोनों भवेल होता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर दोनों एक जैसा भवेल आ जाए तो यहाँ वाले भवेल को हटा दिया जाता है। इसका नाम पेंटेन 3OL भी हो सकता है या इसको 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन भी कह सकते हैं। अब आइए इस पे, क्योंकि मेन चेन में 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन 2, और उसके बाद दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप है तो पेंटेन 2OL, और ये हो जाएगा पेंटेन 3OL। तो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें OH एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका पोजीशन अलग अलग है, उसका पोजीशन सेकंड नंबर कार्बन पर है तो इसका पोजीशन थर्ड नंबर कार्बन पर है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग कर दिया। इसका अगर आप देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H10 मिलेगा, दैट इज पेंटीन, और ये भी C5H10 है, दैट इज पेंटीन। तो C5H10 को देख करके पेंटीन बोल देंगे, बट अगर स्ट्रक्चर के आधार पर अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो इसका नाम लिखने से पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, और चूंकि दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब यहां आएंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, अब फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 1 इन। तो यहां पर पेंट 2 इन है और यहां पर पेंट 1 इन है। इसमें देखिए मेन चेन में 5 कार्बन है और इसमें भी मेन चेन में 5 कार्बन है,
तो मेन चेन यानी कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट इसका जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका पोजीशन डिफरेंट है। इसका मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 2 है, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 है। तो होप्स आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान फॉर्मूला, बहुत ही मतलब समझिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इजी टाइप यही है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होगा ही, लेकिन पेरेंट चेन अलग अलग होना चाहिए। पेरेंट चेन अलग अलग करने का मतलब कि देखिए यहाँ पे 3 कार्बन ले लिए और एक कार्बन को यहाँ ऐड कर दिए, नहीं, ठीक है। अब इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब अगर इसका आप लिखिएगा केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला CH3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो C5 और 3 1 4, 4 2 6 और 6 3 9 3 12। और इसी प्रकार से इसका भी लिखिएगा तो C5H12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन जब इसमें आइएगा तो इसमें मेन चेन में 1 2 3 ही कार्बन मिलेगा। तो चूंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मेन चेन या जो पेरेंट चेन होता है वो अलग अलग है, इसीलिए इसको कहा जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। अगर इसका यूपीएससी नाम लिखिएगा तो इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और चूंकि इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और दूसरे नंबर कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, व्हिच इज वेरी वेरी इजी। सबसे इजी यही है चेन आइसोमेरिज्म। अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप अलग अलग मिल जाए, आप उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पेयरिंग किया जाता है, तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड एंड एस्टर, बस इसमें देखना क्या है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। अब जरा आप देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। अगर कहीं पर ROH है तो इसको कहा जाता है एल्कोहल। और एक और बात आपको बता दे, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तब उसको एल्काइल कहा जाता है। तो चूंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1 और कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये जो कंप्लीट जो फॉर्मूला बनता है इसको एल्काइल कहते हैं, जिसको R से सूचित किया जाता है। तो चूंकि CH4 को मीथेन कहा जाता है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बचेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो कह सकते हैं कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो बाकी जो हमारे पास चीज बचता है उसको अल्काइल कहा जाता है। तो Me का मतलब होता है मिथाइल। अब मिथाइल इसका फॉर्मूला होता है CH3। अगर कहीं पर Et लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा इथाइल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5 और इसका एक बॉन्ड फ्री रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पर मान लेते हैं कि एक इस प्रकार का स्केलेटन दिखे और इस प्रकार का स्केलेटन दिखे, और चूंकि इस कार्बन का डिग्री देखेंगे तो 3 और इस कार्बन का डिग्री देखेंगे तो 4, तो अगर कहीं पर 3 डिग्री कार्बन हो और कम से कम उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो तो इस प्रकार के कंपाउंड को आइसो कहा जाता है, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और अगर इसमें आप आइएगा तो इसमें चूंकि 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए और कम से कम उसके पास 3 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो 4 डिग्री कार्बन के पास 4 मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा नियो, इसको कहेंगे नियोपेंटेन। तो जहां कहीं पर भी ये वाला स्केलेटन दिखे उसको आइसो बोल दीजिए, ये वाला स्केलेटन दिखे उसको नियो बोल दीजिए। तो जब आइएगा फंक्शनल ग्रुप में तो ROH को एल्कोहल कहा जाता है, ROR को ईथर कहा जाता है। तो ऊपर वाले को एल्कोहल कहा जाएगा, नीचे वाला ईथर हो गया, फिर उसके बाद हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहा जाएगा कीटोन, RC≡OH, इसको कहा जाएगा एल्डिहाइड, RC≡OR, इसको कहा जाएगा ईस्टर, RC≡ONH2, इसको कहा जाएगा एमाइड ग्रुप,
RNH2 इसको एमीन ग्रुप कहते हैं। उसके बाद RSR इसको थायोईथर कहते हैं। RCN इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। और इसी में RNC को आइसोनाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, आइसोनाइट्राइल। उसके बाद R, COO, फिर COR जिसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, तो इतना इनफ है। अगर आप इतना फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं तो समझिए कि आप फंक्शनल आइसोमरिज्म को पहचान कर लीजिएगा। अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो हमने आपको बताया कि अल्कोहल और इथर जो कि फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करते हैं, एसिड और ईस्टर फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। कुछ एग्जांपल देख करके बताते हैं, जैसे कि अल्कोहल और इथर हो गया। ये जो अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH12+1OH। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 लेते हैं तो फॉर्मूला बनेगा C4H9OH। अब इसको कहते हैं ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल में देखिए कार्बन 4 है, यहां पे हमने OH ग्रुप लगा लिया। अब जैसे कि इसको कहेंगे CH3, यहां पर H, H2 और H3, 3 1 4, 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि C4H9 और यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो इसको अगर नंबरिंग कीजिएगा, नंबरिंग क्या ही करने की आवश्यकता है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अल्कोहल ग्रुप है। अब वही यहाँ पे CH3, CH2 और यहाँ पर O, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 अगर हम ला देंगे तो 3 2 5, अब 5 2 7 और 7 3 10, यानी कि 9 और 9 1 10। तो चूंकि इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9OH ही होगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं C4H10O। तो C4H10O कहिए या C4H9OH कहिए। तो अगर अल्कोहल लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, इथर लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ पर OH आ गया अल्कोहल के रूप में और यहाँ पर ये आ गया इथर के रूप में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए इस प्रकार के आइसोमरिज्म को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। उसके बाद अगर एल्डिहाइड कीटोन देखना है तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को देख लीजिएगा, देखिए CH3, C11O, CH3 ये कीटोन है और इस कीटोन का फॉर्मूला होता है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। अब चूंकि ये कीटोन लिखा हुआ है, अब चलते हैं इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने। CH2 CH3, देखिए इसमें कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 ऑक्सीजन है। और इसमें 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 5 1 6 और 1 ऑक्सीजन। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम है, लेकिन उसको कहा जाएगा कीटोन। अब कीटोन में प्रोपेनॉन है और उसको कहा जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो ये दोनों आइसोमरिज्म को शो करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर जितना भी पेयरिंग लिख रहा हूं आप उसको याद कर लीजिए कि फंक्शनल आइसोमरिज्म को कौन कौन शो करता है। ठीक, तो एसिड और ईस्टर भी फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको नाइट्राइल और इसको आइसोनाइट्राइल कहते हैं, इसको नाइट्रो नाइट्राइट कहते हैं। तो ये दोनों भी मतलब कि ये लोग भी फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। उसके बाद देखिएगा एलिफैटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल। इसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसको कहा जाएगा एलिफैटिक एल्कोहल, क्योंकि ये जो OH है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ है। और एक बार इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो चूंकि यहाँ का जो OH है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ऐड हो गया, इसको कहा जाएगा एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल, और इसको कहा जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। ये दोनों एल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दोनों का दोनों फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं।
उसके बाद 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। वो कैसे? अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है NH, इसको कहा जाता है 1 डिग्री मीन। अगर कहीं पर R डैश और H लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं 2 डिग्री मीन। अगर कहीं पर RN R डैश इसको कहते हैं 3 डिग्री मीन। तो ये लोग भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है? जिसमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। मतलब जैसे कि आप ईथर ले लिए और ईथर के लेफ्ट में और राइट में दोनों में एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग होगा तो उसको कहा जाता है कि वो मेटामर को शो कर रहा है। तो थायो ईथर हो गया, कीटोन हो गया, उसके बाद ईस्टर हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन। और चूंकि इथॉक्सी इथेन है और इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा तो C4 और हाइड्रोजन 3 और 5 10 C4H10O। अब फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। तो अगर इसका नाम लिखिएगा इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी मीथेन। इथॉक्सीथेन तो इसका नाम था। इसमें पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 3 2 5 5 2 7 3 10। केमिकल फॉर्मूला सेम है, यानी कि आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब जरा ऑक्सीजन के लेफ्ट में यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसके ऑक्सीजन के लेफ्ट में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके ऑक्सीजन के राइट में प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसीलिए ये मेटामर है, यानी कि मेटामेरिज्म को शो करेगा। अब इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है। तो यहां से बिहार बोर्ड क्लास 12 में जो भी आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से सवाल बनने वाले होते हैं, हर एक प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। बस मैंने इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म को नहीं लिया है और ना ही इसमें मैंने टॉटोमेरिज्म को लिया है। ठीक है। अगर टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड सवाल अभी तक नहीं पूछा और ना ही पूछता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नया जुनून और जोश के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।